1 फरवरी को वित्त मंत्री पेश करेगी 2020-21 का बजट। इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए महत्वपूर्ण है बजट। यह एक दशक का सबसे कठिन बजट हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने है कई चुनौतियां। 1 फरवरी को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7 माह पहले 2019-20 का आम बजट पेश करते हुए कहा था कि गांव, गरीब और किसान मोदी सरकार के केंद्र बिंदु है और देश की अर्थव्यवस्था इसी साल 30 अरब डॉलर की हो जाएगी। आइए सबसे पहले जानते हैं बजट 2019 की महत्वपूर्ण बातें। छोटे उद्योगों को 59 मिनट में लोन की सुविधा। किराए के मकान के लिए कानून बनेगा। जल्द आदर्श किराया कानून बनेगा। 3 करोड़ खुदरा दुकानदारों के लिए पेंशन योजना। मीडिया के साथ साथ एविएशन और एनिमेशन के सेक्टर में FDI पर विचार। 2022 तक हर घर हर गांव में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य। देश में 100 नए कलेक्टर बनाए जाएंगे। कृषि अवसंरचना में निवेश बढ़ाया जाएगा। जनधन खाता धारक महिलाओं को 5000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा। 45 लाख का घर खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपए की छूट दी जाएगी। हाउसिंग लोन के ब्याज पर मिलने वाली छूट 2 लाख से बढ़कर 3.5 लाख हो गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने इस बार पिछले एक दशक का सबसे कठिन बजट पेश करने की चुनौती है। अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता है और अब इसे रफ्तार देने के लिए सबकी नजर बजट पर है। लोग यह उम्मीद कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार बजट में कुछ बड़ी घोषणाएं करेगी। हालांकि सरकार के हाथ इतने तंग है कि यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सरकार करे तो क्या करे। अर्थव्यवस्था में जारी नरमी के कारण चालू वित्त वर्ष में कर से प्राप्त राजस्व लक्ष्य की तुलना में 2 लाख करोड़ रुपए कम रह सकता है। अर्थव्यवस्था में जारी नरमी के कारण माल एवं सेवा कर यानी कि राजस्व से प्राप्त अप्रत्यक्ष कर राजस्व भी लक्ष्य से 50,000 करोड़ रुपए कम रह सकता है। पिछले साल सितंबर में कॉर्पोरेट कर की दरों में की गई 28 साल की सबसे बड़ी कटौती से सरकारी खजाने पर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बोझ पड़ा है। सरकार ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों और घरेलू स्थानगत निवेशकों के दीर्घ एवं अल्पाधिक की पूंजी आय पर अधिशेष को भी वापस लेने की घोषणा की थी। इससे खजाने पर 1400 करोड़ रुपए का दबाव पड़ा। इस बजट से लोगों, निवेशकों, उद्योगपतियों एवं विश्लेषकों को काफी उम्मीदें हैं। आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि देश की GDP ग्रोथ को पटरी पर लाने के लिए सरकार को पर्सनल इनकम टैक्स में कटौती, पूंजीगत निवेश बढ़ाने और नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसे कदम उठाने चाहिए। इसी तरह उन्होंने अधिक से अधिक महिलाओं को वित्त तंत्र से जोड़ने की हिमायत दी है। इसी के साथ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कृषि क्षेत्र से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के बिना टिकाऊ वृद्धि दर हासिल करना मुश्किल होगा। 5 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त रखे जाने का सुझाव दे रहे हैं विशेषज्ञ। 2 लाख करोड़ रुपए कम कर सकता है कुल संग्रह लक्ष्य से। 1.5 लाख करोड़ रुपए कंपनी कर और व्यक्तिगत आयकर में कमी का अनुमान। 50,000 करोड़ रुपए कम करने का अनुमान GST संग्रह लक्ष्य से। आगामी बजट में महिलाओं के वित्तीय समावेश के लिए कदम उठाए जाने पर सुझाव। महिलाओं को टैक्स में अतिरिक्त छूट देने का भी सुझाव दिया। ये लोगों के अपने विचार है, लेकिन 1 फरवरी को ही पता चल पाएगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट को कितना निर्मल कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। क्योंकि जो महिलाओं के लिए, जो युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात शिक्षा होती है, स्टडीज होती है, तो उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। जैसे कि आपको पता है कि इस बार वैकेंसीज भी बहुत कम रही थी, तो मैं चाहती हूँ वैकेंसीज पर और जो युवा बेरोजगार बैठे उनको रोजगार के तौर पर अच्छे से हमें सरकार के तौर पर एक अच्छा तोहफा ही मिले। और इस साल मैं चाहती हूँ कि जो भी युवाओं को वैकेंसीज में प्रॉब्लम हो रही है, शिक्षा में प्रॉब्लम हो रही है, एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं कारणों की वजह से, वो ना हो। किसान बहुत बड़ी परिस्थिति से गुजर रहा है। पहले से परेशान है, पानी से परेशान है, सूखे की समस्या है, बरसात नहीं आ रही, तो बहुत बड़ी दुविधा से गुजर रहा है किसान। तो उसको बजट से केंद्रीय गवर्नमेंट को अधिक से अधिक उसको अनुदान की देना चाहिए और बीमा पॉलिसी को भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। शिक्षा पर, घर चलाने के खर्चों पर बहुत ही ज़्यादा असर हो रहा है, तो उनको मतलब कि
जो बढ़ती हुई महंगाई है उनको कम करना चाहिए। जो अभी दालों के भाव इतने ज़्यादा हो गए, पेट्रोल के ज़्यादा हो गए हैं, और मतलब कि जितने भी शिक्षा को लेके उनको मतलब कि बजट का ध्यान रख के मतलब कि गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए। किसानों के पास अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, बहुत यंत्र भी नहीं है और संसाधन भी नहीं है, ओलावृष्टि वगैरह भी नुकसान करती है, गायों द्वारा भी, और पानी की समस्याएं भी हैं किसानों के पास, बिजली की समस्याएं भी हैं, और समय पे अच्छा खाद बीज वगैरह भी उपलब्ध नहीं होता है, यंत्रों पे अनुदान भी नहीं मिलता है, किसानों को चक्कर लगा के थक जाते हैं। काफ़ी अपेक्षाएं होती हैं सरकार के पास, तो सुविधाएं देनी चाहिए किसान को अधिक से अधिक। तो इसमें विशेष तौर पे गृहिणियों के लिए भी थोड़ी उनको भी मदद मिले, कुछ छूट मिले। जैसे कि आपको पता है प्याज के जो भाव है अभी इतने महंगे हो चुके हैं, और जो राशन सामान है उनका भी दाम बहुत बढ़ गया है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं उन पे बहुत भारी असर पड़ रहा है। आपका मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बजट स्पेशल। बजट 2020-21 क्या मायने बजट के और क्या उम्मीदें हैं, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। बजट जो अभी आ रहा है वह बजट एक ऐसे वक्त आ रहा है कि जब दुनिया में आर्थिक मंदी है, और ऐसे में इनकार नहीं किया जा सकता कि आपका जीडीपी पे असर ना पड़ रहा हो, लोगों के उपभोक्ता से जुड़ी जो दरें हैं उन पे असर ना पड़ रहा होगा। ये तमाम जो पहलू हैं निर्मला सीतारमण जी के सामने एक बड़ी चुनौती बाहे खड़े हुए हैं, और किस तरह से इसका हल होगा एक बड़ा सवाल है। तो चले हमारे साथ अलग अलग सेक्टर से जुड़े हमारी जो सीरीज है उसमें आज दूसरे दिन फिर हमारे साथ कुछ अतिथि जुड़े हुए हैं। सीपीएम नेता भंवर सिंह जी हमारे साथ में है, योगेंद्र जोशी साहब राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी हैं, चारू गुप्ता जी सोशल एक्टिविस्ट और स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हैं, पीपी चौधरी साहब किसान हैं हमारे साथ में, और सुरेश गर्ग साहब भाजपा नेता और सीए हमारे साथ में जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले जाना चाहूंगा चौधरी साहब के पास में, पीपी चौधरी साहब के पास में। चौधरी साहब, बजट अनाउंसमेंट होती है लेकिन हर तबके का ख्याल रखा जाता है, लेकिन जब किसी पार्टी का मैनिफेस्टो आता है तो उसमें किसान, गरीब, बेरोजगार, युवा, महिला, ये ऐसे होते हैं कि जैसे स्वर्ण अक्षरों में अपनी किसी चीज को रंगित कर दिया गया हो। बजट से क्या उम्मीद की जानी चाहिए अभी? नहीं, किसानों को बजट से हमेशा ही उम्मीद रहती है, लेकिन निराशा हर बार मिलती है, चाहे राज्य सरकार से हो या केंद्र सरकार से हो। आप मेरी स्थिति देख ही रहे हैं, किसान की क्या हालत है। गर्म कपड़े पहनने के लिए भी नहीं है किसान के पास। किसान की स्थिति आप देख ही रहे हो, क्योंकि रात में पूरे रात किसान पानी देता है फसल में, इसके अलावा फसल उसकी खराब हो जाती है, उसको कुछ भी मिल नहीं पाता है। हम तो लंबे समय से मांग कर रहे हैं, पहले भी मोदी जी के पुराने पहले कार्यकाल में भी हम उनसे मिले हैं एक बार। स्वामीनाथन आयोग की जो भी रिपोर्ट है उसको एज इट इज उनको लागू करनी चाहिए, उनसे किसानों को कुछ लाभ हुआ, लेकिन वो आश्वासन देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। चुनाव से पहले उनका एक और जुमला आया था कि 6,000 रुपए किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की किस्त के रूप में आएंगे, लेकिन मेरी जानकारी में कहीं है नहीं कि इस प्रकार से कोई 2-2 हजार रुपए उन्होंने किस्तों में किसी को दिए होंगे। किसान निधि योजना का भी कुछ बहुत अच्छी रिपोर्ट मुझे समझ में नहीं आ रही है। इसलिए किसानों को, जबकि बजट में देखा जाए तो किसान, जय जवान और जय किसान वाली जो बात है, जवान और किसान दोनों ही उपेक्षित रहते हैं हमेशा। इसलिए किसान 75% जनसंख्या भी किसानों पर डिपेंड करती है, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं है। खाद की कमी हमेशा, जब भी आवश्यकता होती है खाद के लिए भी किसान लाइन में लग जाता है, बीज अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता है। इसके अलावा सॉइल फर्टिलिटी के लिए भी सरकार ऐसा कुछ नहीं करती है कि भूमि उपजाऊ कैसे हो, किसानों को कैसे बताया जाए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि किसान, ज्यादातर किसान जिसमें हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, और अब उनके बच्चे जो हैं वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो खेती करना नहीं चाहते, क्योंकि खेती में कुछ बहुत ज्यादा उनको मिलता नहीं है, ग्रोथ रेट उनकी बहुत कम रहती है। जी, चलिए मैं वापस आऊंगा। मैं जोशी साहब के पास जाना चाहूंगा, राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी। जोशी साहब, जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, ये केवल राज्यों की चुनौती नहीं है, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी का काफी काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी है, जो से हमारे यूनियन सिस्टम है उस लिहाज से। तो अभी कुछ एक्सपेक्टेशन है हमारी कि हाँ बिल्कुल साइबर क्राइम जैसे एक चुनौती है, निर्भया फंड भी कायदे से तो महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर काफी उसमें खर्च होना चाहिए था, सशक्तिकरण के साथ साथ। क्या पोजीशन है, मैं उसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिलहाल
जो परिस्थिति हम देख रहे हैं उसको देखते क्या उम्मीद कर रहे हैं बजट से? देखिए, उम्मीद तो करना चाहिए जी। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से देश के आंतरिक हालात हैं उनको देखते हुए उसमें सुधार करेंगे। देखिए, आंतरिक हालातों में सबसे पहले जो हमारी सरकार है, जो आज की जो स्थिति है अंदर कि जगह जगह कोई न कोई प्रदर्शन या जगह जगह कुछ न कुछ होता चला आ रहा है, उनको रोकने के लिए एक तो पुलिस बल की आवश्यकता है। तो जिस तरह से कश्मीर के अंदर 25,000 अतिरिक्त पुलिस बल लगाए गए तो वहां शांति स्थापित है। इसी तरह से प्रत्येक स्टेट के लिए इनको अलग से रैपिड एक्शन फोर्स है, वो है, इस तरह की करना पड़ेगा। एक तो ये। नंबर 2, जो ट्रेनिंग 1861 के नियमों से चली आ रही है, आज तक वो की वही ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग के अंदर कोई बदलाव नहीं है। मैं चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो पुलिस वालों की जो ट्रेनिंग है उसके अंदर आमूलचूल परिवर्तन करे। जैसे आपने साइबर क्राइम के बारे में बताया, जैसे सीसीटीवी के बारे में बताया, ये जो चीजें हैं, इन आमूलचूल परिवर्तन जब तक ये नहीं करेंगे, जब तक आंतरिक सुरक्षा सुरक्षित। मेरा सवाल है सर यहाँ पे आपसे, मैं अक्सर देखता हूं कि स्टेट डीजी जो हैं उनके कॉन्फ्रेंस होती है, गृह मंत्री भी लेते हैं, कभी होम सेक्रेटरी, गृह मंत्रालय वो भी ले लेते हैं। उसमें एक बात कही जाती है कि इंटर स्टेट अपराधियों का आंकड़ा आप लोगों के पास में होना चाहिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, वो आपके साथ में कोऑर्डिनेट करेगा। लेकिन बैठकें तो होती हैं, मुझे मालूम है कि जैसे आज आपके नेबर स्टेट से है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, मीटिंगें करते हैं गुजरात। लेकिन अभी भी जिस तरह से चाहे फिंगरप्रिंट हो, चाहे उनकी आंखों की पुतलियों के निशान हो, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप लोग बेहतर बता सकते हैं। लेकिन वो कोऑर्डिनेशन के लिए तो फंड का अभाव है या कोई ऐसा तंत्र नहीं डेवलप हो पाया। अब क्यों नहीं हो पाया? मुझे महसूस होता है कि ये होना चाहिए, क्योंकि बात चर्चाओं से नहीं, या मीटिंग साल में 1 बार कर लो, 2 बार कर लो, रोज कर लो, लेकिन अगर सॉल्यूशन नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। तो ऐसा कोई तंत्र डेवलप करने की आवश्यकता महसूस करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ FSL में भी ये सेक्शन खुला हुआ है जिसका DIG भी है, और मेरे ख्याल से अब तो IG हो गया होगा, उसमें SP भी है। और वहां जाओगे तो आपको लगेगा कि कंप्यूटर दुनिया भर के लगे हुए हैं, वो सारा है। हर स्टेट में ये चीजें हैं, लेकिन एक स्टेट की पूरी चीजें, पूरी FIR, पूरे चालान, अपराधों की जानकारी, अपराधियों के फिंगरप्रिंट जो आप बता रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं है। ये नील के बराबर है। हमने इसके अंदर कोई विचार विमर्श ही नहीं किया। हम ये सोचते थे कि डंडे के बल पे ही इन्वेस्टिगेशन होता चला जाएगा और होता चला आएगा। लेकिन आज स्थिति आवश्यकता के हिसाब से बता रहा हूं मैं भी। अब आवश्यकता यह है कि साइंटिफिक एड ऑफ इन्वेस्टिगेशन आवश्यक है। अगर आप ये नहीं करा जाएगा तो हम क्राइम करने वाले लोगों को आसानी से नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि अब क्राइम नेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, ये माध्यम ज्यादा हो गए और इनको पकड़ने के लिए हमारे पास संसाधन आवश्यक है। हमारे पास आज भी नहीं है। आज भी मोबाइल चोरी चली जाती है, मोबाइल चले जाते हैं, कई सारी चीजें, लेकिन अभी भी ट्रेस आउट नहीं होता। चलिए, कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट्स का कुछ रेशो होता हो कि इतना पैसा आप लगाइए, इतना पैसा हम देंगे, या फिर डायरेक्टली कुछ ऐसे बजट एलोकेशंस होती हैं कि वेपन्स के लिए या फिर संसाधनों के लिए कुछ पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है? बिल्कुल आपने सही कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुलिस के डेवलपमेंट के लिए हर वर्ष, हर 2 साल में एक बार पैसा अलॉट करती है, और उस पैसे में वो ज्यादा अलॉट करते हैं, राज्य सरकार को उसमें कम। जैसे मान लीजिए 60-40 है या 30-70 है, इस तरह का रेशो करते हैं। लेकिन उसमें शर्त यह है कि पहले उस अकाउंट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट अपना पैसा जमा करके सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगी, तब सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अंदर पैसा डालेगी, फिर वो अपने डेवलपमेंट के लिए उसको काम में ले सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं, मैं जब मेरे जानकारी में यह आया है कि अब तक उसके अंदर इतना पैसा जमा नहीं किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा पूरा का पूरा खर्च होता हो, अभी भी उसके अंदर बाकी है। मैं आऊंगा आपके पास में। चारू गुप्ता जी हमारे साथ में हैं। चारू जी, 2-3 बातें हैं, हर बजट में हम चर्चा भी करते हैं, कुछ चीजें देखते भी हैं। आफ्टर बजट भी हम लोग बात करते हैं कि हाँ बिल्कुल कुछ मिला है, कुछ नहीं मिला है। अभी एक आम चर्चा महिलाओं के बीच में भी है, आप इंस्टीट्यूट्स भी चलाती हैं, तो किस तरह की चर्चा है कुछ बजट से, इस तरह की उम्मीदें? क्योंकि ये उम्मीदों की बजट हमेशा होता है, लेकिन इस बजट से उम्मीदें ज्यादा इस लिहाज से हैं
एक तो मंदी का दौर है चारों तरफ, और ये बजट ऐसे वक्त आ रहा है जब बैंकों में हड़ताल, जिस दिन बजट आएगा शायद उस दिन भी स्ट्राइक 31 और 1 तारीख को, और CAA एक आइडियोलॉजिकल कानून बन गया है। ये कुछ लोग इसके खिलाफ हैं, कुछ लोग इसके पक्ष में हैं। तो ऐसे वक्त एक जब माहौल इस तरह का बना हुआ है तब ये बजट आ रहा है। निर्मला जी खुद एक महिला हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि एक वही महिला है, लेकिन फिर भी अगर फाइनेंस मिनिस्टर महिला है तो कुछ सॉफ्ट कॉर्नर होता है उस तबके के प्रति। कुछ उम्मीद है कि बार कि हाँ महिलाओं के लिए ये होना चाहिए। देखिए, जिस तरह से अभी देश में मंदी का दौर है और महंगाई जो अपनी चरम सीमा के ऊपर है, उसमें महिलाएं बहुत ज्यादा तो नहीं देख पा रही हैं कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन फिर भी हम सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि वो कुछ ना कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लेकर के आएंगे जिससे कि देश में विकास हो सके, जो आर्थिक प्रगति की दर है वो कुछ बढ़ सके और ये माहौल जो है मंदी वाला वो खत्म हो सके और स्वरोजगार की ओर बढ़ सके। महिलाओं के लिए अगर हम अपेक्षाकृत चाहते हैं तो पिछली बार हमने बजट में देखा था कि SHG के रूप में महिलाओं को प्रमोशन उन्होंने किया था, उनको स्वयं सहायता समूह को बढ़ाया था और उनके ऊपर ऋण की भी बात कही थी। इसके अलावा मुद्रा योजना और जनधन जो खाते हैं उनके ऊपर विस्तार किया था। लेकिन वही बात हम वापस हर साल हमको यही कहना पड़ता है कि वो जो चीजें हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। उन योजनाओं की जानकारी जिस तबके तक नीचे जड़ तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती, तो 5 साल तक हम उसकी लकीर की फकीर को ही पीटते रह जाते हैं। तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम हो महिलाओं के लिए, इस तरह का एक रिफॉर्म्स आए कि वो भी जो इजी शर्तों के ऊपर ऋण ले सके, स्वरोजगार को बढ़ावा मिले, और जो बैंकों के साथ उनको परेशानियां आती है कि उनको ऋण नहीं मिल पाता है, वो बैंकों के चक्कर नहीं काट पाती है, तो कुछ इस तरह की उद्यमी मित्र योजनाएं लाई जाएं जिससे कि महिलाएं जो है स्वरोजगार की ओर प्रेरित हो सके। इसके अलावा जो मेन बात आती है महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, तो इस तरह से हम बजट में अपेक्षा करते हैं कि कुछ इस तरह की योजनाएं लाई जाएंगी जिसमें कि उनका जो बजट है प्रावधान वो ज्यादा किया जाएगा, फोकस किया जाएगा उसके ऊपर, ताकि महिलाएं जो हैं वो कदम से कदम मिला करके चल सके। चलिए, गोरेराज जी हमारे साथ में हैं, युवा हैं, और किस तरह की उम्मीद, गोरेराज जी किस तरह की उम्मीद है बजट में? चर्चा होती होगी फ्रेंड से भी कि इस बजट में ये होना चाहिए। देखिए, सबसे अभी जो मौजूदा जो आर्थिक स्थिति है, जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है, उसमें सबसे पहली प्रमुख जो प्रायोरिटी है, जो डिमांड कैसे बढ़े, लोगों में परचेजिंग पावर जो है वो कैसे इंप्रूव हो सके। सबसे बड़ी समस्या जो है वो डिमांड की है। आप किसी सेक्टर में चले जाइए, डिमांड इतने हैं, डिमांड इतना लो है, किसी भी सेक्टर की आप उठा लीजिए, चाहे वो ऑटो सेक्टर की हो, चाहे कोई भी अन्य जो रोजमर्रा की जरूरतें की चीजें हैं उनकी भी डेटा आते रहता है, उसमें भी है। तो सबसे पहले सरकार इस तरह की कुछ बजट में इस तरह का एलोकेशन करे जिससे बाजार में पैसे का फ्लो बढ़े, जिसकी वजह से डिमांड बढ़े, परचेजिंग बढ़े, जिससे सभी कुछ, डिमांड के नहीं होने से सारी समस्याएं क्रिएट हुई है। इसके लिए अगर हो सके संभव तो इनको 1-2 कॉल ये भी ले सकते हैं कि फिजिकल डेफिसिट जरूर कुछ थोड़ा सा बढ़ जाए, लेकिन डिमांड को बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिमांड नहीं होने की वजह से मार्केट में पैसे का फ्लो नहीं है। ठीक है, पैसे का फ्लो नहीं होने की वजह से सारी चीजें रुकी पड़ी है। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे लगती है इस अर्थव्यवस्था में ऐसा होना चाहिए, इनके बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पे एलोकेशन, जो ग्रामीण जो भी प्रोग्राम जो रूरल डेवलपमेंट के प्लान चल रहे हैं उसमें इतने बजट के एलोकेशन हो कि वहां पैसे इतने सारे आ पाए कि जिससे कि लोगों को के अंदर फ्लो है, पैसे का फ्लो रुका पड़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी ये है। तो मेरे को जो लगता है कि इस पे हो। दूसरी, जब इन्हें फ्लो आएगी, कुछ मैन्युफैक्चरिंग पे भी थोड़ा सा फोकस करे जिसकी वजह से युवाओं को रोजगार मिले, और जो ऑलरेडी स्टेबल जो मैन्युफैक्चरिंग के जो एरिया हैं उनमें भी वर्क करें कि उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको रिजॉल्व करें, चाहे वो कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, चमड़ा उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं। मेरा एक सवाल है यहाँ पे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पैसे का फ्लो होना चाहिए, लिक्विडिटी है लोगों के पास में, ऐसा नहीं कि जो देश का पैसा कहीं बाहर तो गया नहीं है, लेकिन लोग बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। वो 7th पे कमीशन से उम्मीद थी कि दीपावली में खरीदारी इतनी होगी, लोग शायद पैसा बाहर निकले, लेकिन वो जो व्यापारियों के अनुसार चर्चा है उतना पैसा नहीं निकल पाया। दूसरा, 2000 रुपए किसान सम्मान निधि, ये भी एक माना जाता है, क्योंकि कहा यह जाता है, 2 बातें हैं, आप बहुत बेहतर से जैसे कह रहे हैं, मुझे लग रहा है समझ भी अच्छे से रहे होंगे आप, कि
राजस्व घाटे को जस्टिफाई करना। अगर फिस्कल डेफिसिट अगर कहीं पे होता है, उसमें अगर आपने एसेट्स तैयार किए हैं, सोशल सेक्टर पे आपने खर्च किए हैं, तो उस राजस्व घाटे को वहन किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने इंफ्रा के आड़ में ऐसा पैसा खर्च कर दिया जो करप्शन की भेंट चढ़ रहा है, तो मुझे लगता है वो जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है। आप अपने तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं उससे, वो पैसा मार्केट में उस तरह से नहीं आएगा। जैसे नरेगा का मखौल उड़ाया गया, बेशक उड़ाया जाए, लेकिन नरेगा की वजह से पैसा मार्केट में है। वो बात अलग है कि उसका तरीका गलत था, एसेट्स तैयार नहीं कर पाए, वो गड्ढे खोद करके पटक दिए। तो मेरा जो सवाल है कि मोदी जी ने किसान सम्मान निधि के रूप में 2000 रुपए 7th पे कमीशन को टाइम से लागू कर दिया, तो इन चीजों से भी बाजार में पैसा नहीं आ पा रहा, क्योंकि पैसा नहीं आएगा तो डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी आपका प्रोडक्शन नहीं होगा। नहीं, देखिए आपने जो बात कही कि करप्शन एक अलग चैप्टर हो गया, इसका मतलब करप्शन अभी मैं इसका सबसे बड़ी, कई लोग जो इस तरह के आर्गुमेंट रखते हैं कि करप्शन चढ़ गया तो इसको बंद कर दो, तो अधिकारी भ्रष्ट हो गए, ठीक है, कुछ अधिकारी भ्रष्ट है तो इसका मतलब उन अधिकारियों की पोस्ट ही खत्म कर दिया जाए आईएएस आईपीएस का। मैं तो ये मेरा काउंटर क्वेश्चन ये होता है हमेशा, तो ये बहुत ही बोगस और मतलब कि वो है। आप उस पर कंट्रोल कीजिए, उसका मैकेनिज्म आप डेवलप कीजिए, उसके जो मैकेनिज्म बने हुए हैं करप्शन के कंट्रोल करने के, उसके ऊपर काम कीजिए, ठीक है। उसके लिए आप जो भी मैकेनिज्म बने हुए हैं उस मैकेनिज्म को स्ट्रांग कीजिए, वो कंट्रोल होगी, ऑटोमेटिक कंट्रोल होगी, ठीक है। रही बात बजट में, मैं बता रहा हूं कि बिल्कुल आपने जो कहा 2000 का जो किसान निधि है वो भी ठीक है, उससे भी पैसा का फ्लो बढ़ेगा, लेकिन वो बहुत छोटा अमाउंट है और मेरी जानकारी के अनुसार शायद साल में 3 बार में मिलता है। हाँ, तो वो 2000 रुपए कभी निकल करके चले गए पता भी नहीं लगता। हाँ, तो वो छोटा अमाउंट है। मैं बता रहा हूं इसी तरह की किसान निधि टाइप का जो कुछ है अमाउंट, वो बाजारों में उससे 2000 की जो बात चल रही है, हाँ नहीं, कुछ लोगों के आए हैं, चुनाव के समय आए थे, हाँ, तो अगले चुनाव तक हो सकता है कि किसान सम्मान निधि के अंदर सब लोगों को जिन की भी रिपोर्टिंग है उनको सबको पैसा मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है। जो अभी तीसरी किस्त है वो सभी को मिली है जिन की भी रिपोर्टिंग है। अगर मान लो राजस्थान सरकार अगर रिपोर्टिंग नहीं कर रही है तो फिर पैसा कहां से मिलेगा? ठीक है, राजस्थान सरकार ने रिपोर्टिंग नहीं की है तो पैसा नहीं मिलेगा उसके अंदर। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, 15,000 करोड़ रुपए अभी तीसरी किस्त जारी हुई है, 15,000 करोड़ रुपए। मैं बताऊं एनएच की स्पीड बताने वाले मंत्री जी, आप अभी एनएच रोज कितना बन रहा है नेशनल हाईवे? 15,000 करोड़ रुपए इस 3rd इंस्टॉलमेंट जारी हुई है, और जिन का भी वहां पे अपडेशन है किसान का, उनको सबको मिला है। मेरा वही सवाल है, देखिए आप देखिए ये जो बजट गोरेराज ये जो बजट है, ये सुनिए सर, ये जो बजट है, ये बजट एक चुनौती इस तरह से भी है कि देश में पैसा तो है। आज होटल्स में आप चले जाए, किसी भी वार त्योहार जब भी फुल मिलते हैं आपको, रेस्टोरेंट्स फुल है। वो आप सुनिए एक मिनट, मैं जो बात करना, सुनिए सर, सुनिए। अभी जैसे आपने कहा कि इस वक्त अगर काम भी देखें तो हाईवेज के उस पर भी काफी कंट्रोल कर दिया गया है, ब्रिज नहीं बन रहे, मतलब जो डेवलपमेंट दिखना चाहिए। यही बड़ा सवाल है, निर्मला जी के सामने बड़ी चुनौती होगी कि लोगों के पास में पैसे का फ्लो कैसे बन सकता है। बजट मुझे जो लगता है कि चुनौतीपूर्ण बजट है। पहले कार्यकाल के बजट जेटली साहब ने अपने तरीके से निकाले, मध्यम वर्ग के लिए, जैसे उन्होंने कह भी दिया था उस वक्त, आज ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, वो है नहीं दुनिया में, ताकि मध्यम वर्ग अपने तरीके से चले। मेरा जो सवाल है सर, ये आप उस सेक्टर से जुड़े हुए भी हैं, कॉर्पोरेट टैक्स 1,40,000 करोड़ रुपए माफ किए, उससे उम्मीद ये चल रही थी कि शायद हो सकता है कि पैसा बाहर निकल पाएगा, लेकिन कुछ 100 लोग हैं वो जो पैसा जो जा रहा है उसमें माफ करने में, कुछ 100 लोगों के पास में जा रहा है। लेकिन आज एमएसएमई जो सेक्टर है वो बल्क में है, हजारों की संख्या में है। डिमांड तो वहां से बढ़ेगी, अगर वहां पे कुछ नहीं होगा तो फिर कैसे होगा काम? मैं बता रहा हूं कि मैं कुछ लोगों से मैं मिलते रहता हूं, और कुछ लोग जो स्टोन वगैरह का काम करते थे, जेम्स ज्वेलरी का काम करते थे, इस तरह के लोगों ने बताया कि जब से नोटबंदी आई है उसके बाद से मेरे पास काम नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं, इसमें मैं राजनीतिक पहलू को नहीं देख रहा हूं कि किस सरकार ने क्या किया, किसने क्या किया। मैं दूसरी बात कर रहा हूं कि अर्थव्यवस्था के ऊपर ले जाने के कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। उसको ले जाने के जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री, मैं किसी को देख रहा था अभी, प्रोफेसर अनुर कुमार को आप जानते हो कि उन्होंने कहा कि फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाए तो बढ़ा दीजिए, लेकिन मार्केट में पैसा छोड़िए, कारण होना चाहिए, कारण होना चाहिए उसका, डिमांड बढ़े। जो आपने कहा ना कि किसानों को 2000 मिले, इस तरह की स्कीम, जैसे कि आप एनएच का काम चलेगा, गरीब लोगों को, मजदूर को भी काम मिलेगा, इंजीनियर को भी मिलेगा, हो सकता है उससे शॉर्ट टर्म में फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाए, ठीक है। इसी के ऊपर मैं बताऊं, अभी कोई एक ऑनलाइन न्यूज पोर्टल पे मैं पढ़ रहा था, जो ILNFS की घटना हुई, ठीक है,
उसको बोला कि उतना 1 लाख करोड़ या कुछ जो उसको पैसे की शॉर्टेज आई उसको गवर्नमेंट देके, और उसके पास इतनी संपत्ति थी कि वो कर लेता, लेकिन वो हुआ क्या कि उनको नहीं दिया। आज IL&FS फेल हो गई। IL&FS फेल होने के पीछे क्या है, केवल IL&FS कंपनी फेल नहीं हुई है, उसके जितने डेबिटर और क्रेडिटर थे वो सारे फेल हो गए उसके पीछे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कोई आदमी, बहुत लोग नहीं समझ पाते। चलिए मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। जिंदगी का हर पहलू दिखाता है जन टीवी। शख्सियतों से होती है मुलाकात, बहती है सुरों की गंगा राग और ताल के साथ। मन को पावन करता तीरथ, भुलाता सारा अभिमान। हम करते हैं नारी युग का सम्मान, जगमगाते हैं मनोरंजन का संसार, लगाते हैं यादों का अंबार। खेलों से बढ़ जाती है मन की रफ्तार। हम हैं आपके दिल की आवाज, जन टीवी, जन जन की आवाज। हम पहुंचाते हैं के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बजट 2020-21 और हम चर्चा कर रहे हैं हमारे जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं उनके साथ में। मैं भंवर सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार, और मैं जानना चाहता हूं, भंवर सिंह जी CPM से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन पार्टी भी समाज की अंग होती है। मैं भंवर सिंह जी आपके पास में जाना चाहता हूं, जानना चाहते हैं कि बजट में किस तरह की अपेक्षा है, किस तरह की उम्मीद है, कौन से तबके को ऐसा लगता है कि हाँ इसके लिए ऐसा होना चाहिए। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात जो अभी आपको बता भी रहे थे, इसी के तहत मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूं कि सामाजिक जो योजनाएं हैं, जब तक आप उनमें बजट एलोकेशन नहीं करेंगे तब तक देश का विकास संभव नहीं है। आज आप पैसे वालों का टैक्सेज में कमी कर रहे हैं, जैसा आपने कहा 1.25 लाख करोड़ से 1.5 लाख करोड़ की छूट पूंजीपतियों को दे दी। मिला क्या? वो 30-50-100 आदमी लेके उस पैसे को बैंक 1,40,000 करोड़ 1,40,000 करोड़ की, वही मैं बोल रहा हूं 1,40,000 घाटे का बड़ा कारण होगा अगर उसमें गैप आता है। मैं आपको और ठीक करूं योगेंद्र जी, 5 लाख करोड़ रुपए हर साल पूंजीपतियों को टैक्स रिबेट गवर्नमेंट देती है और आम जनता को 1.5 लाख करोड़ भी नहीं देती है। ये भारत सरकार की स्थिति है। वो पैसे वालों को ही जो कि इसमें जीडीपी में योगदान करते हैं, टैल के बराबर, हाथी की पूंछ के बराबर उनका योगदान है, और जो आम आदमी जो हाथी के बराबर योगदान करता है उसको वो कोई छूट देते नहीं है। आज देखिए मनरेगा को खत्म करने के तुले हुए हैं ये लोग।
इन्होंने बर्बाद कर दिया पूरे मनरेगा को। 20% काम मिल रहा है, 20 दिन का काम मिल रहा है लोगों को एवरेज। मैं आपको बता देता हूं, जो 100 दिन मिलता था। मोदी जी को कहां से चलेगा समाज आपका? ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी हमारी योजनाएं केंद्र सरकार के जो कर्मी है, योजना कर्मी, आज उनको वेतन क्या है? आज भोजन माता को महीने का 1200 रुपए वेतन मिलता है भाई साहब, जो स्कूल में खाना बनाती है। आज जो हमारी महिलाएं जो काम करती है आंगनबाड़ी में, क्या वेतन मिलता है उनको? 2500 रुपया, 2000 रुपया। कहां से समाज चलेगा? आप टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, उनको तो दे दो लाखों करोड़ों की छूट, और एक गरीब जो काम कर रही है गांव में, उसको 40 रुपए रोज का वेतन देते हो। शर्मनाक, इससे ज्यादा दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। अरे इतना भारी शोषण उस महिला का होता है जो खाना बना के बच्चों को खिलाती है, और उसको भी अभी आपको मैं बताऊं, अभी कुछ राज्यों में सरकार जैसे है, वहां पर मैं अभी त्रिपुरा के लोग बता रहे थे, अक्षय पात्र को दे रहे हैं, उन महिलाओं को भी हटा रहे हैं। वो अक्षय पात्र को दे रहे हैं, वो दलाली मिलती है ना उनके जरिए, वो 40 रुपए में भी कमीशन चाहते हैं। एक तरह से ये हालत है सरकार की। आज त्रिपुरा की सरकार ने ये हालत कर दी कि वहां पर 500-600 स्कूल बंद कर दिए, वो महिलाएं घर पे चली गई हैं, और बाकी का काम अक्षय पात्र को दे रहे हैं। समाज कैसे जाएगा? मैं आपको बताऊं, आज की तारीख में जो ये सरकार ने वादा किया था अपना, ये कहते साहब हम अपने जो है घोषणा पत्र पे काम कर रहे हैं। अरे भाई, आप CAA, NRC क्या घोषणा पत्र था आपका? पहली ही घोषणा थी 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर साल देंगे। आपने तो 5 करोड़ छीन लिए। 10 करोड़ देने के बजाय, प्लीज बाद में बोलना, आप जो भी बोलना है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, अभी 3 दिन पहले आपके भास्कर ने रिपोर्ट दी है, 5 करोड़ रोजगार छीन गए। 5 करोड़ रोजगार, 5 करोड़ रोजगार आपके खाते में छीन गए। मत बोलो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, डिटेल है ये तो, मैं अभी निकाल दूं आपको। मेरे पास अखबार की कॉपी मेरे मोबाइल में है। आप झूठ बोल रहे हो। मोदी जी को कितने दिन चढ़ाते रहोगे? देश का बर्बाद। महानरेगा के अंदर 7,000 करोड़ का प्रावधान, 7 लाख करोड़ का, 7,000 करोड़ 7 महीने में पूरा हो गया। आप कैसे झूठ बोल रहे हो? महानरेगा के अंदर 7,000 करोड़ रुपए महानरेगा के अंदर हालत ये कर रखी है इन्होंने। आज जितने भी, जब तक आम गरीब आदमी के हाथ में पैसा नहीं जाएगा, देश की GDP बढ़ नहीं सकती। 2 लाख करोड़ आपका चला रहे हो आप अभी साथ में, इसी में 2 लाख करोड़ का बजट घाटा GDP से हो रहा है। अरे भाई, आप कर क्या रहे हो देश के अंदर? सब सारे धंधों को आपने बर्बाद कर दिया। आप एक तरफ कह रहे हो स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया। कहां वो मेक इन इंडिया? आज सब कुछ चाइना का माल बिक रहा है हमारे यहां पे। कहां जा रहे हो आप? कौन से देश का विकास कर रहे हो भाई? एक तरफ आप गाली देते हो चाइना को, और आपका 100% माल हमारी बहनों का मांग का सिंदूर, उनके सर पे लगी टीकी, उनकी हाथों की चूड़ियां, ऐसा कोई आइटम है? ये आपका जो पाइप लग रहा है एसी का, ये पाइप क्या नहीं आ रहा? मुझे आपको बताइए ना। सब कुछ वहां से आ रहा है। कहां गया आपका स्किल इंडिया? कहां गया मेक इन इंडिया? कहां गया स्टार्टअप इंडिया? सब कुछ बाहर से आ रहा है, तो देश का रोजगार आएगा कहां से? 5 करोड़ लोगों को आपने घर और बैठा दिया। 10 करोड़ लोग नए पैदा हो गए। हर साल भारत में 2.25 करोड़ युवा जो है रोजगार मांगने आते हैं। क्या योजना है सरकार के पास कोई? आज सारे को बंद कर दिया इन्होंने, पूरा खेल ही। आज उद्योग धंधे कितने बंद हो गए, कितने सेक्टर हमारे फ्लॉप हो गए। इनके खुद के अखबार देने के भास्कर ने 3 दिन पहले पूरी डिटेल खबर छापी है, वो इन्हीं का है पूरा। लेकिन सच्चाई कब तक रोकेंगे? मीडिया उसके लिए नहीं, कब तक वो रोक पाएंगे ना सच्चाई को? आम जनता कितनी परेशान है। आज लोगों के पास घरों में खाने को नहीं है। अब आपको पता नया ट्रेंड क्या हुआ? पहले किसान आत्महत्या कर रहा, अब बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। आंकड़े बेरोजगारों की आत्महत्याओं के बढ़े हैं इस समय। चलिए मैं जवाब ले लूं सुरेश जी से। जी सुरेश जी, नहीं वो तो कर रहे हैं, बेरोजगार कर रहे हैं। जवाब सुरेश जी, जवाब इनको ही आप तो निर्मला जी मान करके चलिए अभी। और सुरेश जी देखिए, बड़ी चुनौतियां हैं। मैं भी नवंबर के अंदर देख रहा था कि 13,35,000 करोड़ रुपए, 13,35,000 करोड़ रुपए टोटल जो रेवेन्यू आप लोगों के कलेक्शन की बात थी। और GST कलेक्शन 16 लाख करोड़ का टारगेट है पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। उसमें से अभी नवंबर तक 6 लाख करोड़ रुपए का आपका कलेक्शन ऐसा है कि 40% लॉस है, 40% लॉस है। आपको 40% घाटा हो चुका है। सुनो तो GST कलेक्शन। मैं अभी आपको बता देता हूं, GST कलेक्शन दिसंबर 2019 तक 9,15,000 करोड़ रुपए आना चाहिए था। 6 लाख की जगह 9 लाख 1 करोड़ रुपए आया है। 11,000 करोड़ रुपए का शॉर्टेज है दिसंबर तक। और आने वाले टाइम में हमारा जनवरी के अंदर 1 करोड़ 15 लाख रुपए का GST कलेक्शन आएगा, जो कि एवर हाईएस्ट रहेगा। इसी तरीके से आने वाले जो 3 महीने हैं उसके अंदर ये टारगेट रहेगा। चलिए आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आएगी शायद 31 को, उसमें हम देखेंगे। बट मैं ये जानना चाह रहा हूं कि उम्मीदों का बजट, उम्मीदें हर बार की जाती हैं। उम्मीदें देखिए सरकार ने खुद ने भी जगाई है लोगों से
कि पहले की सरकार के वक्त कुछ हो ही नहीं रहा था, जो कुछ हो रहा है वो भी सब बकवास, कुछ ये सब रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, ये इसमें उम्मीद भी बनी है लोगों की कि पता नहीं मोदी जी कुछ भी कर देंगे। दूसरी बात और कहता हूं, आज हम जितने लोग बैठे हैं किसी के मुंह से निर्मला जी नहीं निकल रहा है, मोदी जी निकल रहा है। अब वन मैन शो, केंद्रीकरण हो गया सत्ता का भी, बजट का भी, सब तरह से। आप 50 लोगों से पूछ लीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर का जिक्र कम करेंगे। हम लोग कर सकते हैं कि निर्मला जी बजट पेश करेंगे, निर्मला जी से उम्मीद है कि निर्मल बजट आना चाहिए, लेकिन हर आदमी कहेगा साहब मोदी का बजट है, कैसा बजट आएगा। तो ये जो स्थितियां बन गई कि बजट ही नहीं, तमाम चीजें केंद्रीकृत हो गई हैं कि हाँ बिल्कुल बजट की उम्मीद मोदी से। देखिए, बजट आने वाला बजट जो है वो अच्छा बजट होगा और कई चीजों के अंदर रिबेट भी मिलेगी। जैसे आपका इनकम टैक्स की स्लैब है, अभी 5 लाख तक 5% की इनकम टैक्स की स्लैब है, उसको आने वाले टाइम में हो सकता है 5 से 7 लाख रुपए तक 5% कर दें, और 7 से 10 लाख तक 10% कर दें, उसके बाद में 10 से 20 लाख पे 20% और 20 लाख से ऊपर पे 30%। इसी तरीके से महानरेगा के अंदर अभी 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, उसको बढ़ा के 74,000 करोड़ रुपए का करने का जा रहा है। और महानरेगा के अंदर क्या है, 60-40 का रेशियो होता है कि 60% मजदूरी में जाता है, 40% मटेरियल परचेज के अंदर जाता है। तो उस पे एक कंट्रोलिंग चेक रहेगी कि स्टेट गवर्नमेंट उस पर ध्यान रखे। क्योंकि अभी आज ही मेरे को पता लगा है कि राजस्थान गवर्नमेंट में जो 40% जो मटेरियल पे जाता है वो 25% ही खर्चा किया, जबकि पश्चिमी बंगाल के अंदर 43% किया है। तो मतलब कुछ स्टेट के अंदर अच्छा कर रहे हैं, कुछ स्टेट के अंदर गलत कर रहे हैं, तो उस पर कंट्रोलिंग चेक होगी। इसी तरीके से युवाओं को रोजगार के लिए स्किल डेवलपमेंट होगा, और उनको मुद्रा लोन जो अभी 13 करोड़ लोगों को दिया है तो उसमें और ज्यादा इजाफा होगा, और मुद्रा लोन की जो भी अड़चन है उसको दूर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा मुद्रा लोन दिया जाए। आप लोग अच्छे हैं मुद्रा, देखो प्रॉब्लम आती है, कोई भी नई स्कीम लॉन्च होती है तो उसके अंदर प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैं समझता हूं कि मुद्रा लोन के द्वारा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। एक आदमी को मुद्रा लोन दिया जाता है तो उससे कम 4 आदमियों को रोजगार मिलता है। तो एक स्टार्टअप की जो योजना है, स्टार्टअप के अंदर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मैं आपसे छोटा सा सवाल है मेरा, ये पब्लिक का सवाल है, आपके मुद्रा लोन में एवरेज शायद 37-40 हजार रुपए के आसपास है एवरेज, हो सकता है ज्यादा, कुछ लोगों को कितना 1000। अभी इसमें आप उम्मीद कर रहे हैं 4 लोगों को एवरेज रोजगार मिलेगा। ऐसा मैं आपको बता देता हूं, मुद्रा लोन के अंदर आप अलग अलग स्कीम है, 25,000 रुपए भी है, 2 लाख रुपए भी है, 10 लाख रुपए भी है, और सीजीटीएमएस स्कीम है, विदाउट कोलेटरल हमारी 2 करोड़ तक की स्कीम है कि आप 2 करोड़ तक विदाउट कोलेटरल लोन ले सकते हो। तो इसलिए ऐसा नहीं है, अलग अलग स्कीम जैसे डिमांड होती है। बैंक वाले बैठे देते ही 13 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया है, 13 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया, तो 13 करोड़ लोगों को क्या रोजगार नहीं मिला? कम से कम एक आदमी उसके साथ जुड़ा होगा तो 26 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। तो आप ये रोजगार सर आपको रोजगार के अवसर बनते हैं, ऐसा नहीं है इसके अंदर। देखिए जहां विदेशी निवेश की जरूरत होती है वहां पे विदेशी निवेश की परमिशन दी है, हर क्षेत्र में नहीं दी है, हर क्षेत्र के अंदर नहीं दी है। हाँ तो हमने इसका विदेशी कैसे हो गया, मेक इन इंडिया का नारा दिया है, मेक इन इंडिया में तो मोबाइल के अंदर पहले 2 फैक्ट्री हुआ करती थी, आज कम से कम 15,000 फैक्ट्री है। मोबाइल के अंदर देखिए ना आप, पहले 1,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ करता था, आज 30,000 करोड़। मेरा एक रिक्वेस्ट है, हम में से बजट को सबसे ज्यादा समझने वाले सुरेश गर्ग साहब भी हैं, आप ही को जवाब देना है। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं भी कुछ दिन पहले रिपोर्ट पढ़ रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, आपने पार्लियामेंट में भी रिपोर्ट रखी है। वो एक बार सुनिए सर, एक सेकंड मुद्रा लोन की बात कर रहे हैं सर, मुद्रा लोन का रिटर्न नहीं हो रहा सर, भी बाहर से आ रही है, किससे जमा नहीं हो रही मुद्रा लोन? देखिए मेरी बात सुनिए, अगर ओवरऑल एनपीए का अगर देखा जाए तो ओवरऑल एनपीए है 7-7.5%, उसमें मुद्रा लोन का मात्र 2% का एनपीए है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते मुद्रा लोन का रीपे नहीं हो रहा, मात्र 2% का है, तो इसलिए ऐसा नहीं है उसके अंदर। और 13 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन के अंदर लोन दिए हुए हैं। मुद्रा लोन मैं बताऊं 2 तरह के लोगों को दिया गया है, मैं आपको बता रहा हूं। मुद्रा लोन का जो डेटा फिगर कोट कर रहे हैं ना, मुद्रा 2 तरह के लोगों को दिया गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक जो बाहर, मैंने अभी विद्याधर में बैठा था तो उसको वो जो प्रेस वाला है मेरे को, उसको बैंक ने 20,000 रुपए दे दिए, ठीक है। 20,000 रुपए बैंक का बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, उसको देके एक तो मुद्रा लोन का वो कोरम वैसा पूरा किया। फिर कैसे लोगों को दिया जा रहा है, जो
एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन है, जैसे आप एग्जिस्टिंग बिजनेस है, आपका पूरा बैलेंस, सुनना आप मेरी पूरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, बीच नहीं, ठीक है। फिर आपके बेटे के नाम से मैं दे रहा हूं, क्योंकि आपका एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन देख रहा है। हमेशा फाइनेंसर देने वाले की ये लायबिलिटी होती है कि वो पैसा कैसे लेके आएगा। आपने बड़े आसानी से कह दिया कि 2 करोड़ बिना कोलेट्रल के दे रहे हैं। आप ऐसे जिसका कोई बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं है, स्टार्टअप लेके आया और बिना उसको कोलेट्रल के 2 करोड़ दिया हो, आप बता दीजिए। बहुत सारे लोग हैं अजीत सर, बहुत सारे लोग हैं। सीजीटी में 2 करोड़ तक के आपके कहने ऐसा है, मैं खुद प्रोजेक्ट फंडिंग का काम करता हूं। मैंने कई नेशनलाइज बैंकों से विदाउट कोलेट्रल 2 करोड़ तक के लोन चलाए हुए हैं को मिल जाता है। और जहां तक किसान की बात है, हमने किसान सम्मान निधि के अंदर 2000 रुपए क्वार्टरली की जो स्कीम है वो पैसे दिए हैं। आप तो कह रहे हैं ना किसान सम्मान निधि के अंदर पैसा नहीं दिए, तो किसान सम्मान निधि ऐसा नहीं है। जो एग्जिस्टिंग जो आदमी अगर लोन लेना चाहता है उसको लोन मिला है। हाँ, वो ट्रैक रिकॉर्ड से, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ट्रैक रिकॉर्ड तो डेफिनेटली देखा जाएगा। अगर आपका खराब है तो उसको लोन कैसे दे देंगे? अगर आपका इंटेंशन पैसा जमा कराना का नहीं है तो फिर कैसे दे देंगे लोन? जो नए लोगों को रोजगार दिया है भैया, नए रोज दिया है। इसमें कुछ ऐसा है, बैंक ने कुछ लोगों को हो सकता है कि उन्होंने इस तरह से दिया, नहीं तो मैक्सिमम लोगों को नए लोगों को फंडिंग की है। फर्जी आंकड़े सारे के सारे, जैसे आपने जनधन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सरकार। देखो फर्जी ऐसा है, कुछ भी नहीं है। हमारी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। हमारी सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आप आरोप नहीं लगा सकते। क्या बात है? जनधन खाते के अंदर आपको पता, महानरेगा के अंदर केस में पेमेंट होता था, महानरेगा में केस में पेमेंट होता था। हमारे आने के बाद में डायरेक्ट उसके अंदर उनके अकाउंट में पैसा जाने लगा, भ्रष्टाचार रुका उसके अंदर। चलिए, मैं रोकना चाहूंगा सर, मैं एक बार योगेंद्र जोशी साहब पास में जाना चाहूंगा। जोशी साहब, मैं क्योंकि बजट आ रहा है तो बहुत सारी रिपोर्ट सामने आती हैं। मैं ये एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, दुनिया का भारत ऐसा मुल्क है जहां पे एजुकेशन और हेल्थ पे जितना पैसा खर्च हो रहा है दुनिया का, मैं केवल ये नहीं कह रहा कि चले आसपास एशिया में, दुनिया का सबसे एक जो पैसा खर्च कर रहे हैं लोग उसी पे हो रहा है। मजबूरी है लोगों की करना कि आपको स्कूल में पढ़ाना है, तो हमारे यहाँ कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बैठेगा, क्योंकि ये लोगों को लगता है कि तो गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। कुछ ऐसी भी उम्मीदें हैं लोगों को? अभी तो संभावना ही नहीं है, क्योंकि जैसे आयुष्मान भारत शुरू किया उसका मकसद यही था। वो करने दीजिए कैसे भी है, लेकिन अभी संभावना इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ कोई क्लियरिटी नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम कैसे तैयार करना चाहिए। प्रारंभिक एजुकेशन से लेके आखिर तक किस तरह का स्ट्रक्चर बनना चाहिए नीचे से ऊपर तक, वो हमारे पास नहीं है। इसी तरह से चिकित्सा के बारे में नहीं है, चिकित्सकों की भर्ती के बारे में नहीं है, चिकित्सक कहां कैसे होंगे, सरकार का उस पर कंट्रोल कैसे होगा, इन सबके बारे में कोई क्लियर नियम कानून, एक रेशो तय नहीं है कि कितने लोगों पे कितने चिकित्सकों है, लेकिन हो ही नहीं पाता है ही नहीं, वो करने लेकिन हो नहीं पा रहा। नहीं, कहीं नहीं है भारत में, कहीं भी नहीं लागू पा रहा। यहाँ अब जैसे मान लीजिए अभी जीएसटी का चल रहा था, जीएसटी के बारे में आपने बताया, तो इतनी कम जीएसटी क्यों हुई इकट्ठी? कारण जब बढ़ती जा रही है, ऐसा नहीं है, कम नहीं है। 1 लाख हर केवल 2 महीने ऐसे हैं जिसके अंदर 1 लाख करोड़ से नीचे का कलेक्शन हुआ है। जो नीचे क्यों आया? दिसंबर तक मात्र 11,000 करोड़ रुपए की शॉर्टेज है। अच्छा, नीचे क्यों आया? कलेक्शन तो 40% भैया नहीं है, आप वही तो कह रहा हूँ ना, मैं रिपोर्ट में देख रहा हूँ। नीचे आने का क्या है कि जो व्यापारी है ना, उन्होंने अपने तोड़ निकाल लिए, वो भी गलत है। उस पर मैं आपको बता रहा हूं, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उन तोड़ों को नहीं तोड़ेगी, जब तक ये होगा। मैं आपको पहले बता दूं, जब दुकानदार के पास जाके काम कर रही है, कल ही हमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो इतने बड़े देश में 2 लोग, मैं आपको बता रहा हूं, पहले योगेंद्र जी, पहले किसी की दुकान पे जाओ तो सही ना, पहले साहब जीएसटी रोज यूं होता था, अब 999 रुपए में कोई भी चीज खरीद लो, वहां कोई जीएसटी पीएसटी उसमें कुछ भी नहीं है। आप समझ रहे हैं कि ये जो जीएसटी का इन्होंने, माफ करना साहब, जो चौंचला किया है, ये इनके माथे पे आ जाएगा। कारण कि जो स्टेट गवर्नमेंट के जो हैं वो तो कमा खा रहे हैं, उनका तो बढ़िया चल रहा है, ये ऊपर से और दो, इनके पास कलेक्ट हो नहीं रहा। मैं कह रहा हूं 1.5-2 महीने तक, 1.5-2 महीने तक धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, लोग रोटियां खा रहे हैं। अरे भाई कहां है ये, कैसे खा रहे हैं, कहां से आ रहा है, किसके घर से आ रहा है? मेरा निवेदन ये है, ओहो मेरे नहीं सर, मैं किसी में नहीं पड़ रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि आज एक मजदूर अगर मजदूरी नहीं करता सुबह, जो गरीब पे आप बात कर रहे हैं,
वो शाम को मजदूर प्रदर्शन में कांग्रेस समर्थन कर रही है ना उसके लिए। चलिए मैं आ रहा हूं पीपी चौधरी साहब के पास में, एक बार पीपी चौधरी साहब के पास में जाना चाह रहा हूं। पीपी चौधरी जी आपके पास में आना चाह रहा हूं मैं, और हम पीएल चौधरी साहब आपसे जानना चाहता हूं मैं। देखिए कम है समय हमारे पास में, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के लगता है कि हाँ बजट में होना चाहिए। पहले कुछ चीजें चल रही हैं जिनका इंप्लीमेंट होना बहुत जरूरी है, अभी तक वो कुछ हो ही नहीं पा रहा उनमें, ऐसा कुछ है? देखो किसानों की तरफ से मैं बात करूं तो किसानों के लिए कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले भी दोहराया कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट उनको जारी करनी चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ नहीं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आज तक पेश हुई, सरकार को उन्होंने दे दी, लेकिन उनको अमित शाह साहब ने जयपुर में दावा किया था कि 90% काम हो गया हमारा। नहीं, दावा तो वो हमेशा ही करते हैं, चुनावों के टाइम में दावा तो हमेशा ही होता है, लेकिन दावा इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट यदि सरकार, यदि बीजेपी के पास या इनके प्रवक्ता हैं उनके पास भी यदि कोई जानकारी हो तो मुझे बताएं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट एज इट इज जिन्होंने पेश करी, क्या किसानों के लिए क्या उन्होंने ऐसी स्कीम है जो कि किसानों को चुनाव के टाइम में उनको लॉलीपॉप दिया जाता है। मैं आपको बता रहा था, ये बता रहे हैं कि किस्तें 2000 रुपए जो किसान निधि योजना की आ रही है, चुनाव के टाइम में किसी की एक किस्त या दो किस्त किसी के पास आ गई है, उसकी तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है। 6,000 रुपए का तो 6,000 रुपए से क्या हो रहा है? 6,000 रुपए से क्या होता है? लेकिन 6,000 रुपए वो भी उनको मिल नहीं रहे। वो भी उनको हाँ किसानों को फसल बंडल लिया था किसान का 600 रुपए आएगा उससे, और 20 रुपए का एक बंडल है, 600 रुपए महीने के लगा, 7500 रुपए चाहिए, आप 6,000 दे रहे हो, 1200 खर्चा। 80% जनसंख्या किसानों पर डिपेंड करती है। और आप ये जो कर रहे हैं ना कि बिल्कुल मंदी का दौर है, ये मंदी का दौर जब तक जारी रहेगा जब तक किसानों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि पैसा सबसे ज्यादा किसानों से ही आता है। जब तक किसानों को सुविधा नहीं देंगे, किसानों को आप रोजगार, किसानों का फसल कैसे उनकी अच्छी हो सकती है, मिट्टी उनकी उर्वरक कैसे अच्छे मिल सकते हैं। मैं तो देखता हूं कि खाद, जैसे इस समय किसानों के फसल में खाद देने की आवश्यकता है, लोगों को लाइन लग के खाद मिलता है, और उसमें भी उनको ब्लैक और करते हैं, वो 20 रुपए ज्यादा कट्टे पे 40 रुपए ज्यादा दे देते हैं, क्योंकि किसानों की तो मजबूरी होती है। उस समय चाहिए, उस समय नहीं मिलेगा तो उसके बाद मिलता नहीं है। आप बिजली का आप देख लीजिए, किसानों को इस समय 0 डिग्री टेम्परेचर, कहीं ऐसा है कि माइनस में भी जा रहा है, लेकिन किसान सुबह रात को 12 बजे से 5 बजे तक फसल में पानी दे रहा है। और अभी थोड़े दिन में ही आप कई जगह ओलावृष्टि हुई है, किसानों की फसल नुकसान हो गई, लेकिन केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की गिरदावरी अभी तक नहीं कराई गई है, ताकि उनको गिरदावरी करा के। सबसे बड़ा तो टिड्डी का हो गया, हाँ टिड्डी का भी हो रहा है, तो बहुत बुरा हाल कर दिया टिड्डी। तो उसमें किसान को क्या करना है? और आप जैसे आप बता रहे हो कि माफ कर रहा है, ऋण माफ किया जा रहा है, किसान का कोई ऋण माफ नहीं किया गया अभी तक। 10 दिन के लिए बोला, चाहे तो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, केंद्र सरकार ने भी बहुत से फॉर्मूले बताए कि किसानों के लिए हम ये कर देंगे। किसान 1-1.5 महीने तक दिल्ली में धरना देके आ गए। आपकी जानकारी लेके बता दूं कि तमिलनाडु और केरला के किसान लंबे समय तक उन्होंने धरना दिया, वहां उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई। आप अखबार में देखो तो उनको पानी पीने के लिए नहीं मिला, उनको कई जगह उनको यूरिन पिलाया गया, इस प्रकार की रिपोर्ट आई थी वहां। क्योंकि किसानों को देखते हैं कि किसानों को दिल्ली में घुसने ही नहीं देना चाहते। आप इधर से जाइए, हमारे किसान अध्यक्ष रहे रामपाल जी, उनके साथ हम भी दिल्ली कूच करके गए एक बार, पैरोल से आगे जाने नहीं दिया। एक डेलीगेशन को बुलाया गया और मोदी जी से खुद मोदी जी मिले नहीं, एक किसी डेलीगेशन मंत्री ने उनसे मिला और ये कहा कि नहीं आपकी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। ये 3 साल पुरानी बात। इसलिए किसानों की स्थिति जब तक नहीं सुधरेगी, आर्थिक मंदी का दौर जारी रहेगा और किसानों की स्थिति सुधरने का अभी कुछ लग नहीं रहा है। बजट में, गए बजट में भी मोदी जी ने बहुत कुछ कहा था, लेकिन कुछ कहा नहीं है, रहा नहीं, किसानों को कुछ मिला नहीं है। किसानों की दयनीय स्थिति बड़ी दुखद है। जी चलिए, मैं वापस, अभी समय थोड़ा मेरे पास में कम है। जी गुरुराज, शॉर्ट में बताइए। मैं शॉर्ट में 2 बातें, यहाँ पे किसानों की बात करी और उससे पहले सर ने धरने का संबंध मंदी से बताया इन्होंने, तो पूरे सम्मान के साथ मैं उनको बताना चाहता हूं कि उनको धरने में उनको करप्शन दिख रहा है उसकी पैसे का। आप बताइए तो इस तरीके से तो जैसे अभी इन्होंने बताया कि किसानों ने महीने दिन धरना किया, तो वो क्या करप्शन के पैसे से वो धरना दे रहे थे? धरना तो करप्शन के पैसे से चल रहे हैं। और ये नेताओं के हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, वो ईमानदारी के पैसे से उड़ रहे हैं, जो रोलो 3D रैलियां कर रहे हैं। तो ये एकदम मतलब किसानों के धरने के इन्होंने कहा कि 2-2 महीने अगर मंदी होती तो 2-2 महीने धरने नहीं चलते। ये मतलब मैं बताऊं, धरने का क्या काम ही, धरने और अनशन किया करते थे करप्शन के पैसे से।
धरने में कितने पैसे खर्च हो रहे हैं और उसका वैल्यूएशन आप नेताओं के रैलियों से निकाल लीजिए। तो इसलिए धरनों को बदनाम नहीं करने की जरूरत है, धरने को बदनाम मत कीजिए। किसान के लिए तो देखो, किसान की धरने की बात करें, किसान की धरने की बात करें तो हमने यहाँ से एक बार रैली निकाली थी, ट्रैक्टर निकाली और हमने खाने पीने का सामान ट्रैक्टर में लेके गए। मंदी का मतलब कि खाना वहां बनाया लेके गए, बेरोजगारी मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, अरे नहीं मैं बता मैं बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात। कंपनी का पैसा आया जो आतंकवादियों को फंडिंग करती है, आतंकवादियों को फंडिंग करती है, क्या हुआ बीजेपी ने? इस्तीफा देना चाहिए प्रधानमंत्री को। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं दूसरी बात, एक दूसरे को बचाइए मत। फंडिंग करती है, उससे पैसा लिया बीजेपी ने, तो इससे समझना क्या हुआ? इससे कैसे नहीं लिया? आप तो झूठ बोलते साले। चलिए सुने पवार सिंह जी, सुने पवार सिंह जी प्लीज सर, मेरा एजेंडा ये एजेंडा ही नहीं है आज हमने ना आतंक पैसे बेचन। मैं बजट पे आना चाह रहा हूँ सर, बजट पे, केवल बजट पे। आप सुनिए, आपके पास तो प्रैक्टिकल है, फंडिंग करने वाले बात। चलिए मैं चारों की बात, अरे सर अरे सुनिए सर, जरा कूल डाउन सर सुरेश जी सुनिए, घर सबके है, किचन सबके, मुझे जरा किचन का खाता समझ लेने दीजिए। एक बार सुनिए सर, सुनिए पवार सिंह जी सुन प्लीज सर, मैं चारू जी पास जाना चाहता हूँ। चारू जी सर एक बार सुनिए, पवार सिंह जी प्लीज 2 मिनट बचिए मेरे पास में। चारू जी मैं आपके पास में आना चाह रहा हूँ जी। किचन क्या कहती है बजट के लिए? किचन तो बेचारी बहुत परेशान और हैरान है कि महिलाएं जो है किस तरीके से चलाएं। आज हम नहीं चाहते कि हम चीनी वस्तुएं जो है वो यूज में करें, लेकिन जब हमें दिखता है कि 10 रुपए की वो वस्तु चीनी मिल रही है और जब हम स्वदेशी लेते हैं तो वो 100 रुपए की आती है, इतना फर्क हर चीज के अंदर आता है। तो महिलाओं को FDI वाली जो रास्ता है उस तरफ जाना पड़ता है। तो हम कहेंगे कि थोड़ा सा प्रमोट कीजिए मेक इन इंडिया को, खादी को, और जो स्किल इंडिया को, बिल्कुल कुटीर उद्योग है। महिलाओं के जो हमने ब्रांडिंग के नाम के ऊपर बड़ी बड़ी कंपनियों के शोरूम खोल के उनका प्रचार कर करके हमारे कुटीर उद्योगों को, महिलाओं को जो है वो कहीं ना कहीं पिछड़ा कर दिया। हम केवल उनके आर्थिक सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन आज हमारा जो युवा है या महिलाएं हैं वो केवल अमेज़न का, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनका लेकर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बैग में बोरे में सामान लेकर के घूमता है, क्योंकि वो केवल यहाँ पे असेंबलिंग किया हुआ माल पैकेज भेज रहा है। वो खुद अपनी जो क्रिएटिविटी है वो खत्म हो रही है। चलिए मेरा एक आखिरी सवाल है सुरेश जी पास जाना चाहिए। चलिए सुरेश जी, आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, लेकिन बजट से उम्मीदें तो आपको भी होती हैं, घर पे चर्चा होती है बजट से, उन लोगों की कुछ अपेक्षाएं होंगी? बिल्कुल बिल्कुल साहब, बजट से गृहिणी को, हर परिवार को उम्मीद रहती है कि बजट के अंदर इंडिविजुअल टैक्स रिबेट मिले, महिलाओं को सुविधाएं मिले। तो मैं समझता हूं कि हमारे जो वित्त मंत्री जी हैं इसके अंदर अब की बार काफी अच्छी रिबेट्स वगैरह मिलेगी। बोलने दीजिए। इनकम टैक्स के अंदर मेरा ये मानना है कि इनकम टैक्स स्लैब है उसमें बदलाव आना चाहिए। जिस तरह से कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर 22% और 15% किया है और अभी इंडिविजुअल के अंदर 30% है, तो मुझे जो लगता है कि वो इनकम टैक्स स्लैब के अंदर बदलाव आएगा और जो 5% 5 लाख रुपए तक है उसको बढ़ा के 7 लाख तक किया जा सकता है और जो 10% का स्लैब है वो 10 लाख से 20 लाख तक किया जा सकता है। तो मेरा मानना है कि आने वाले टाइम के अंदर जो अब 1 फरवरी को जो बजट आ रहा है उसके अंदर काफी सारे बदलाव आएंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, युवाओं के लिए स्किल इंडिया और भी जो स्टार्टअप की स्कीम या मुद्रा लोन की स्कीम है उसके अंदर सरलता आएगी। इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना इनफ्लो नहीं आएगा पैसे का, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में 102 लाख करोड़ रुपए का हमारा जैसे आने वाले सालों के अंदर बजट है कि 102 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में लाएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रोड डेवलपमेंट, रेलवे डेवलपमेंट, इसके अंदर कितना पैसा आता है, क्योंकि 102 लाख करोड़ रुपए का हमारा टारगेट है, उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा आएगा। इसी तरीके से महानरेगा है, महानरेगा में इस वर्ष हमारा 60,000 करोड़ रुपए था, तो आने वाले जो वर्ष है उसमें हमारे को उम्मीद है कि 74,000 करोड़ रुपए तक का महानरेगा के अंदर पैसा आएगा। तो अगर महानरेगा में 74,000 करोड़ रुपए आएगा तो पैसे का इनफ्लो आएगा और उसमें रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तो चलिए, उम्मीदों का दौर है, उम्मीदें लगातार रहती हैं, उम्मीदें रहनी चाहिए। बजट पेश करेंगी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये दूसरा बजट होगा। बजट से उम्मीदें बहुत हैं लोगों को, लेकिन ये एक बड़ी चुनौतीपूर्ण बजट होगा। अभी 6 बजट जो मोदी साहब ने पेश किए, ऐसी चुनौतियां उनके सामने नहीं थी जैसे इस बजट के दौरान होगी, क्योंकि आर्थिक मंदी और तमाम जो स्थितियां बनी हुई हैं वो एक चैलेंज की तरह है।
लेकिन सबकी निगाहें उम्मीदों पे हैं। बजट हमेशा उम्मीदों भरा होता है और उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाता है ये देखने वाली बात होगी, जिसका इंतजार 1 तारीख तक करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमारे बजट स्पेशल में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।